हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले क्लासों में हिस्ट्री क्लास में फ्रांस की क्रांति, यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में बता दिया। फ्रांस में जो क्रांति हुई थी, जुलाई 1830 की क्रांति जो हुई थी वो, उसका 1848 की जो क्रांति थी फ्रांस में, दोनों क्रांति के बारे में बता दिया था। 1830 की क्रांति जो हुई थी चार्ल्स टेंट के समय में हुई थी, और 1848 की क्रांति जो हुआ था लुई फिलिप के समय में हुआ था। उसका जैसे ही फ्रांस में एक क्रांति हुआ तो आसपास के जितने भी, यूरोप के आसपास के जितने भी देश थे, सभी जगह पर यह क्रांति का प्रभाव देखने को क्या हो गया, मिलने लगा। सभी जगह क्या होने लगा, क्रांति का प्रभाव देखने को मिलना। वही लिखा हुआ है, जो फ्रांस में क्रांति हुई थी, इस क्रांति ने सिर्फ फ्रांस की पुरातन व्यवस्था का अंत नहीं किया। जो फ्रांस में क्रांति हुई उससे केवल क्या हुआ, फ्रांस में वो प्रभाव नहीं केवल पड़ा, बल्कि फ्रांस के आसपास जो देश थे, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड, सभी जगह राष्ट्रवाद की भावना, सभी जगह उस क्रांति का क्या हुआ, प्रभाव पड़ा। इटली तथा जर्मनी में उदारवादियों ने बढ़ते हुए जन असंतोष का फायदा उठाया। खास करके आप लोग ध्यान देंगे, इटली और जर्मनी में इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ा। सबसे ज़्यादा जनता असंतोष में हुए, वहाँ का फायदा उठाए, वहाँ राष्ट्रवाद की भावना बढ़ी। राष्ट्र राज्य की स्थापना की मांगों को आगे बढ़ाए, मतलब संवैधानिक लोकतंत्र हो, क्योंकि सब जगह पुरातन व्यवस्था राजतंत्र था। जो राजतंत्र जनता के लिए, वहाँ के आम लोगों के लिए काम नहीं करती थी। तो उसके बाद होती है अब हम बात करते हैं कि अब पता चल गया आपको ऐसी घटना घटी। अब हम बात करेंगे इटली के एकीकरण के बारे में। अब किसकी बात करेंगे हम लोग, इटली के एकीकरण की बात करेंगे। तो 19वीं शताब्दी के आरंभ में भौगोलिक अभिव्यक्ति, मात्र मतलब इटली एक देश का नाम था, उसका कोई अस्तित्व नहीं था, कोई उसको खोज खबर रखने वाला, किस तरह से शासन व्यवस्था चलता है, क्या घटना घटे। जहाँ कई स्वतंत्र राज हुआ करते थे, मतलब जो मान लीजिए इंग्लैंड छोटे छोटे प्रदेशों में बटा हुआ था, इटली जो था बहुत सारे छोटे छोटे प्रदेशों में बटा हुआ था। इस कारण वहाँ अलगाव की भावना थी। अलगाव कहने का मतलब क्या हो, सभी क्षेत्र अपने भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर, रंग के हिसाब से सब अपना अपना अलग अलग तरह से रहते थे। सिंपल सी कहने की बात हो गई, एक परिवार में अगर 5 लोग हैं, पांचों अपने तरीका से मनमोजी से रहेंगे तो परिवार एक रहेगा, नहीं रहेगा। परिवार पर दूसरा लोग क्या करेगा, शासन करेगा। वही घटना थी वहाँ पर, मतलब कि वहाँ जो था अलगाव की भावना थी। इटली को एक राष्ट्र के रूप में, मतलब इटली एक देश था, लेकिन राष्ट्र के रूप में कहने का मतलब सभी एक जगह मिलजुल कर जब रहेंगे तो किसके रूप में कहा जाएगा, राष्ट्र के रूप में कहा जाएगा। देखिए हम आगे बात करते हैं। इटली को एक राष्ट्र के रूप में स्थापित होने में भौगोलिक समस्याएं के अलावे अन्य समस्याएं थी। मतलब इटली जो एक देश था, उसको राष्ट्र बनाना था, मतलब सभी को एक जैसा समान अधिकार मिले, उसके लिए और बहुत सारी समस्याएं थी। सबसे पहले क्या समस्या, ये आपका इटली है, ये आपका क्या है, इटली है, ये आपका क्या है, इटली है। तो इटली पर बाहरी विदेशी देश का कब्जा था। जैसे फ्रांस का थोड़ा बहुत अधिकार था, थोड़ा बहुत ऑस्ट्रिया का था, ये सब का विदेशी दखल ज़्यादा होता था। जैसे भारत में विदेशी दखल होने के कारण क्या होता था, भारतीय लोगों को अधिकार नहीं मिलता। उसके साथ साथ क्या घटना घटी थी, एकीकरण में इनका सबसे विरोध और बात से था, असंभव था कि इधर राजधानी जो रोम थी पोप के प्रभाव में था। जो इटली की राजधानी थी कौन, रोम। इटली की राजधानी कहाँ थी, रोम। वह किसके अधिकार में आता था, पोप क्या होता है, ईसाई धर्म में जो धार्मिक गुरु सबसे बड़ा होता है वो क्या कहलाता है, पोप कहलाता है। वो क्या कहलाता है, पोप कहलाता है। पोप की इच्छा थी कि इटली का एकीकरण स्वयं उसके नेतृत्व में धार्मिक दृष्टिकोण से, मतलब जो पोप था वह चाहता था इटली का तो एकीकरण हो, लेकिन हमारे अनुसार, इच्छा अनुसार, धार्मिक अनुसार, क्योंकि पोप जो होता है जो ईसाई धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक गुरु होता है। चलिए आगे हम बात करते हैं। उसके साथ साथ इसके अलावे अनेक आर्थिक और प्रशासनिक विसंगत और बहुत सारी समस्याएं थी। क्या समस्याएं थी उसके बारे में हम लोग जानते हैं थोड़ा बहुत, और उसके बाद क्या घटना घटती है। परंतु इसके बावजूद
परंतु इसके बावजूद 19वीं सदी के आरंभ से ही इटली की राष्ट्रीयता का विकास हो रहा था, क्योंकि ये सब जो घटना घट ही रहा था उससे भी ये था कि वहाँ भी राष्ट्रीयता का विकास हो रहा था। कहाँ विकास हो रहा था राष्ट्रीयता का? इटली में। कारण था कि फ्रांस में जो 1830 की घटना घटी, उसका 1848 की घटना घटी, उसका प्रभाव देखने को मिलता, मतलब जो अगल बगल में जो घटनाएं घटती है उसके क्या एक और घटना घटी थी। एक और घटना थी, वो घटना थी कि इटली को जब नेपोलियन ने जीत लिया था तो इटली जो बहुत सारे छोटे राज्यों में बटे हुए थे, बहुत सारे छोटे राज्यों में बटे हुए थे, उसको मात्र 3 भागों में कौन बांट दिया? 3 भागों में एकीकरण करके बना दिया नेपोलियन। तो पहली बार, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पहली बार इटली को एकीकरण करने का जो प्रयास किया वो कौन था? वह था नेपोलियन। नेपोलियन ने 2-3 प्रांत बता, सिस्पाइन गणराज्य, लिगुलियन, ट्रांसपेडेंट, मतलब नेपोलियन ने पूरे इटली को जो बहुत छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे टुकड़े में, उसको मात्र कितने भागों में बांट दिया? मात्र 3 भागों में बांट दिया। ये तीनों है। और उसका जब वह सत्ता में आया, इटली जब वहाँ सत्ता में आया तो उन्होंने जनता के लिए बहुत सारे काम किए। उसने यातायात व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त कर दिया, मतलब यातायात व्यवस्था को बिल्कुल ही क्या कर दिया? सही कर दिया। और नेपोलियन सही ढंग से वहाँ क्या करने लगा? शासन करने लगा। इसी बीच क्या होती है, 1814 में नेपोलियन का पतन हो जाता है, मतलब नेपोलियन का खात्मा हो जाता है। उसके बाद आप लोग को बताएं पिछले क्लासों में, वियना कांग्रेस सम्मेलन 1815 में होती। इटली में फिर से वही पुरानी व्यवस्था आ जाती है, मेटरनिख सत्ता में आ जाता है। कौन आ जाता है सत्ता में? मेटरनिख सत्ता में आ जाता है, जो ऑस्ट्रेलिया का पुरातन व्यवस्था आ जाती है। लेकिन इटली को 2 राज्य महत्वपूर्ण थे, इटली का ही प्रदेश है पिडमाउंट और सार्डिनिया, एकीकरण कर दिया गया। मतलब कि वो जो पिडमाउंट और सार्डिनिया जो राज्य थे इटली के, उसको क्या कर दिया गया? एकीकरण कर दिया, मतलब मिलाकर के उसको। तो यहीं से पता चलता है कि इटली का एकीकरण की शुरुआत हो गई, नींव पड़ गई। उसके बाद क्या होती है, अब इटली में बहुत सारी घटनाएं घटेगी, बहुत सारी क्या करेगी? घटनाएं जो राष्ट्रीयता को बढ़ावा दे। सिंपल, जैसे भारत में आज़ादी के लिए बहुत सारे लोग धीरे से प्रयास कब से शुरू हुआ? 1857 से। भारत में आज़ादी की लड़ाई कब से शुरू हुई थी? 1857 से। और ख़त्म कब हुई? 1947। उसी तरह से इटली का भी एकीकरण करने का क्या हो गया? शुरुआत हो गया था 1800 ईस्वी से ही, 19वीं शताब्दी में। लेकिन उसे एकीकरण बहुत अंतिम में मिला। क्या कह रहा है, इटली में 1820 में कुछ राज्यों में संवैधानिक सुधारों के लिए नागरिक आंदोलन होने लगे। मतलब इटली के जो लोग थे संविधान में, वहाँ के नियम कानून में कुछ बदलाव चाहते थे, इसीलिए वो संविधान में सुधार हो। क्योंकि संविधान में जब सुधार होगा, क्योंकि संविधान जो होता है, कोई देश संविधान के अनुसार चलता है, कोई देश किसके अनुसार चलता है? संविधान के अनुसार चलता है। तो संविधान में अगर सुधार होगा तो वहाँ के आम लोगों को भागीदारी सत्ता में क्या होगी? बढ़ेगी। इसके लिए उसी बीच एक घटना घटती है, बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कार्बोनारी नामक एक राष्ट्रवादी संगठन बनता है, जो गुप्त दल था, जिसका उद्देश्य छापामार युद्ध के द्वारा राजतंत्र को नष्ट कर गणराज्य की स्थापना करना। कार्बोनारी जो एक संगठन बनाया गया, उसका मुख्य उद्देश्य जो था कि राजतंत्र को खत्म किया जाए। क्या किया जाए? राजतंत्र के द्वारा गणतंत्र, मतलब लोगों के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि क्या हो? आए। प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता जोसेफ मेजनी का संबंध भी इसी दल से था। आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा था, जोसेफ मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी से। मतलब कोई भी व्यक्ति का नाम अगर आया है नेपोलियन के बाद, पहली बार अगर इटली के एकीकरण के बारे में, किसके एकीकरण के बारे में? इटली के एकीकरण के बारे में वो मेजनी आया। मतलब इसीलिए मेजनी को क्या कहा जाता है? इटली का एकीकरण का तलवार भी कहा जाता है। इटली का पहली बार एकीकरण करने का जो प्रयास किया वह कौन था? जोसेफ मेजनी। जोसेफ मेजनी का संबंध किससे था? कार्बोनरी नामक संगठन से था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1830 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव से इटली भी अछूता नहीं रहा। जो जुलाई 1830 की क्रांति कहाँ हुई थी? जुलाई 1830 की जो क्रांति हुई थी, चलिए हम लोग बात कर रहे थे 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव से इटली भी अछूता नहीं रह सका। मतलब इटली में जो क्रांति हुई थी, इटली में जो बदलाव हो रहा था,
वह 1830 की जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसका प्रभाव देखने को मिल रहा था। क्योंकि अगर आसपास के देश में मान लीजिए ये इटली है, यहाँ पर फ्रांस है, तो फ्रांस में जो क्रांति है उसके प्रभाव को देखने को वहाँ उसने देखा। फ्रांस की जनता जो आम लोग है अपने अधिकार की क्या कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, तो वहाँ के लोग भी आंदोलन शुरू कर दिए और सभी नागरिक मिलकर आंदोलन कर रहे हैं। तो मेजनी ने भी इन नागरिकों आंदोलन का उपयोग करते हुए मेजनी ने भी सबका साथ दिया। वह चाहता था, मेजनी पहली बार चाहता था उत्तरी और मध्य इटली का क्या हो, एकीकरण हो। लेकिन इस बात की जो नागरिक आंदोलन वहाँ शुरू हो गए इटली में, इस बात की पता किसे चल गई, जो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे मेटरनिक। ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन थे, मेटरनिक। उसके द्वारा जो राष्ट्रवादी आंदोलन बहुत सारे होते उसको दबा दिया गया, उसको क्या कर दिया, क्योंकि वो सत्ता में था। ऐसी स्थिति को देखकर मेजनी को इटली से पलायन करना पड़ा। मतलब इस स्थिति को देखा अगर हम यहाँ रहेंगे तो मेटरनिक कुछ भी कर सकता है, इसलिए वह चुपचाप कहाँ, इटली से दूसरे देश में चला गया। अब मेजनी के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। मेजनी जो 2 नंबर एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि मेजनी कौन था, क्या पूछा जाता है, मेजनी कौन था। तो मेजनी देखिएगा बोल रहा है, मेजनी जो था, मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक, मतलब साहित्यकार था, मतलब बहुत ज्ञानी था, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक। गणतांत्रिक कहने का मतलब जनता का द्वारा चुना गया सरकार हो, और योग्य सेनापति। लेकिन वह जो था, जिस प्रकार की स्थिति कहाँ थी अभी इटली में बनी, तो उसको थोड़ा समझ उसके बारे में कम था। अतः उसमें आदर्शवादी गुण अधिक, मतलब किस तरह से लोगों के साथ रहा जाए वो तो था, लेकिन व्यवहारिक गुण कम था। व्यवहारिक मतलब किस तरह से लोगों को साथ लेकर चले, किस तरह से युद्ध लड़े, वह थोड़ा कम था। लेकिन अपनी पहली बार जो पराजय हो गई, यहाँ से चला गया, तो तब भी वो अपना हार नहीं माना, वो अपना काम करता रहा। सन 1831 में देश से बाहर रहकर यंग इटली की स्थापना की। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है यंग इटली की स्थापना किसने किया था, तो मेजनी ने किया था। किसने किया था, मेजनी ने किया था। तो यंग इटली का स्थापना मेजनी ने किया। यंग इटली का स्थापना किसने किया, मेजनी ने किया। उसके साथ नवीन इटली के निर्माण, एक नई इटली के निर्माण के लिए क्या करने के लिए, एक नवीन इटली के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण भाग लिया। इसके उद्देश्य से एक और बनाया। 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था बनाया। 1834 में क्या बनाया, यंग यूरोप नामक एक क्या बनाई, संस्था बनाई मेजनी। तो मेजनी संबंध से 3 क्वेश्चन हो गया। कार्बोनरी का संबंध किससे था, मेजनी से था। यंग यूरोप की स्थापना किसने किया, मेजनी ने किया। यंग इटली का स्थापना किसने किया, मेजनी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक न एक क्वेश्चन हमेशा आपको क्या करेगा, पूछा जाएगा। उसके बाद ये सब जब घटना घट ही रही थी, तो एक और बहुत बड़ी घटना घटती है जिससे पूरा यूरोप में बदलाव आ गया। 1848 ईस्वी जब फ्रांस सहित पूरे यूरोप में क्रांति का दौर आया, कि 1848 की फ्रांस की क्रांति आया था, तो 1848 में इस तरह की क्रांति आई कि पूरे यूरोप में बदलाव आ गया। क्या आ गया, पूरे यूरोप में बदलाव आ गया। बदलाव होना ही चाहिए। पूरे यूरोप में क्या हो गया, बदलाव आ गया। जब बदलाव आया तो ऑस्ट्रिया के जो चांसलर था 1800, उसको भी 48 में गद्दी छोड़ना पड़ गया। मतलब पूरे यूरोप में राजशाही शासन व्यवस्था जिससे चल रहा था उसको भी क्या करना पड़ा, सत्ता को छोड़ना पड़ा। इसीलिए क्वेश्चन आता है कि मेटरनिक युग क्या है, क्या पूछता है, मेटरनिक युग। तो 1815 मेटरनिक आया और 1848 में चला गया। तो 1815 से 1848 का जो समय है वो मेटरनिक युग कहा जाता है। इसमें क्या घटना घटी आपके बारे में अभी बता ही रहे हैं। जब क्या हुआ, ऑस्ट्रिया को छोड़ना पड़ा, मेटरनिक को ऑस्ट्रिया छोड़ना पड़ा। जैसे ही पता चला कि ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक गद्दी से हट गया, वैसे ही फिर से क्या हो जाता है, पुनः आगमन हो जाता है किसका, मेजनी। फिर से मेजनी इटली में आ जाता, जो पलायन करके गया था। मेजनी जैसे ही चाहा कि संपूर्ण इटली का एकीकरण करे, उसे एक गणराज्य बनाए। मतलब जो इटली छोटे छोटे प्रदेशों में बटा हुआ था उसको क्या किया जाए, एकीकरण के एक इटली बना जाए। पूरे इटली जो छोटे छोटे प्रदेशों में उसको क्या बनाया जाए, एक इटली बनाया जाए। लेकिन मेजनी अपने नेतृत्व में चाहता। इसी बीच आपको सार्डिनिया और पिनमाउंट का शासक, मतलब इटली का एक प्रदेश है, छोटा छोटा प्रदेश था सार्डिनिया और पिनमाउंट, वहाँ के जो शासक थे चार्ल्स एल्बर्ट। सब व्यक्ति चाहता है कि मेरे नेतृत्व में कोई काम हो,
जिसको कहते हैं ना कि कहीं पर क्या होता है, मल घटना हम आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं। 2-4 लोग कहीं पर कोई चीज़ का आयोजन होता है, कहता है मेरे अनुसार लोग काम करें, वो कहता है मेरे अनुसार काम करें। इसी से बचने के लिए तो सार्डिनिया पिनमॉन्ट के शासक चाहते थे मेरे अनुसार, चार्ल्स एल्बर्ट चाहता था हमारे नेतृत्व में सभी प्रांतों का क्या हो, विलय हो, मतलब जो छोटे छोटे प्रदेश हैं उसको मिलाया जाए। उधर पोप भी चाहता था कि धर्म राज्य बनाया जाए, मतलब इटली को धर्म के अनुसार क्या किया जाए, एक किया जाए। सबका अपना शौक होता है कि मेरे अनुसार सब चले, और उधर क्या सबका विचार का टकराव हो रहा था। पोप वो बोल रहा था, चार्ल्स एल्बर्ट वो बोल रहा था शासक, इमेजिनी कह रहा था मेरे अनुसार, तीनों में जो टकराव रहा था, इसी में क्या होता है, इसी बीच क्या होता है कि ऑस्ट्रिया द्वारा इटली के कुछ भागों पर आक्रमण कर दिया जाता है, और उसमें सार्डिनिया के शासक चार्ल्स एल्बर्ट पराजय हो गए। फिर से ऑस्ट्रिया जो होता है हमला कर देता है, और उसमें चार्ल्स एल्बर्ट की हार हो जाती है। जैसे हार होती है, ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली जनवादी आंदोलन को चल दिया जाता है। इस प्रकार मेजनी पुनः हार हुई, और प्लान करके फिर मेजनी की क्या हो जाती है, हार हो जाती है, फिर वो चला जाता है। ये था इटली का पहला चरण एकीकरण का, मतलब शुरुआत हो चुकी। शुरुआत किससे हुआ, मेजनी से हुआ। तो मेजनी के बारे में हम लोग क्या पढ़े, मेजनी के बारे में जो इम्पोर्टेंट हम लोग पढ़े, बहुत ही पूछता है मेजनी कौन था। मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक, योग्य सेनापति, लेकिन वह तत्कालीन राजनीतिक परिषद बेहतर समझ नहीं रखता था। उसके द्वारा इटली को पहली बार एकीकरण करने का क्या किया गया, प्रयास किया गया। वह कार्बोनरी संस्था से संबंधित था। उसने यंग इटली और क्या किया, यंग यूरोप नामक संस्था बनाया, जिससे इटली का क्या हो सके, एकीकरण हो सके। चलिए अब हम दूसरे चरण में चलते हैं। दूसरा चरण करा वो था मेजनी, जो घटना इटली के एकीकरण में योगदान दिया वो। अब दूसरा चरण में आता है काउंट काबो। तो कल हम इटली का एकीकरण पूरा कंप्लीट करेंगे। इटली के एकीकरण क्या क्या किया, उससे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं सबको क्या करेंगे, कंप्लीट करते। आज के लिए बस इतना छोटा सा वीडियो। थैंक यू सो मच। हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बस आपसे यही उम्मीद है, क्योंकि वही एनर्जी का स्रोत है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से।